बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकंड ईयर का अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल स्टार्ट किया हुआ था, और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है वो है प्लांट हार्मोन्स के मुतालिक। प्लांट हार्मोन्स, जैसा कि लास्टली ज़िक्र भी हो गया था कि प्लांट्स के अंदर सिर्फ एक ही तरह की कोऑर्डिनेशन पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, जबकि जानवरों के अंदर दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो सबसे पहले इसका हम आगाज़ करते हैं इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन में हमने ये बताना है कि प्लांट्स जो हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस और केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी में। और इनके क्या फ़ायदे हैं? इनके फ़ायदे ये हैं कि इन केमिकल्स की वजह से प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है। यानी प्लांट की कोई भी ग्रोथ है, चाहे वो हाइट में इजाफ़ा कर रहा है, चाहे वो अपने डायामीटर में इजाफ़ा कर रहा है, चाहे वो फ्लावर बना कुछ भी कर रहा है, वो इन केमिकल्स या इन हार्मोन्स की वजह से होता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, और इन्हीं केमिकल की वजह से, इन्हीं हार्मोन्स की वजह से प्लांट जो हैं वो अपने स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी देते हैं। मिसाल के तौर पे फ्लावरिंग का ओपन होना, फ्लावरिंग का क्लोज, फ्लावर्स का बंद होना, फ्लावर की मूवमेंट सन के लिहाज से, जड़ों का ज़मीन की तरफ जाना, शूट का रोशनी की तरफ जाना, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्टिमुलस हैं और ये इन्हीं केमिकल्स की वजह से ही होती है। तो सबसे पहले आज हम लोग जो हार्मोन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑक्सिन्स। और ऑक्सिन्स का हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बता दें आप लोग कि इसको हम लोग IAA भी कहते हैं। IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड एंड इट्स वेरिएंट्स। वेरिएंट से मुराद ये हुई कि इससे ही आगे हम मज़ीद और भी इसी नेचर के केमिकल्स बना सकते हैं, तो ये इसके वेरिएंट्स हैं। अब इसके हम लोग करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स यानी इनके प्लांट के अंदर क्या क्या इनकी खूबियां हैं या इनके फंक्शंस कह लें, तो वो आप लोगों ने इसके अंदर बता देने हैं। सबसे पहले आपने ये बताना है कि स्टेम की बात कर लेते हैं। स्टेम के अंदर ये प्रमोट करते हैं, प्रमोट सेल एनलार्जमेंट। लेकिन किधर? स्टेम में तो है, स्टेम तो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो स्टेम में किस जगह पे? बिहाइंड द एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है किनारा, एपेक्स का मतलब होता है टिप। तो ये वहाँ पे स्टेम के अंदर, जैसे ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये सॉइल है, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये स्टेम है। अब स्टेम के अंदर जो सेल्स होते हैं टिप पे, ठीक है, उनको तो हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब ये पीछे जो सेल्स होते हैं बिहाइंड द एपेक्स, ये देखें, ये जो सेल्स हैं जो एपेक्स के बिहाइंड हैं, किनारे से थोड़ा नीचे, यहाँ पे हार्मोन्स मौजूद होते हैं, ऑक्सिन्स। और ये जो ऑक्सिन्स हैं
ये इन सेल्स की सेल एनलार्जमेंट करते हैं। एनलार्जमेंट का मतलब है उस सेल के साइज़ में इजाफा करते हैं, और आपको मालूम है जब इसके साइज़ में इजाफा होगा तो शूट जो है ये ऊपर की तरफ को चली जाएगी। इसके अलावा ये प्रमोट करते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न और एनलार्जमेंट में फ़र्क होता है। एनलार्जमेंट कहते हैं सेल्स बने हुए हैं और उनके साइज़ में इजाफा कर दिया। गुब्बारा है, गुब्बारे में पहले हवा कम है, उसमें हवा और भर दी, गुब्बारे का साइज़ बड़ा हो गया। दूसरा काम ये है कि ये प्रमोट सेल डिवीज़न करते हैं। किस किस के अंदर ये करते हैं सेल डिवीज़न? आपने बताना है कॉर्क कैम्बियम में, कॉर्क कैम्बियम में और वास्कुलर कैम्बियम में, वास्कुलर कैम्बियम में। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। कॉर्क कैम्बियम जब सेल डिवाइड करते हैं, डिवाइड का मतलब होता है एक से सेल 2 में गए, 2 से 4 में गए, तो इसकी वजह से प्लांट में क्या चीज़ बनती है? कॉर्क बनती है, ठीक है। और वास्कुलर कैम्बियम से क्या बनता है? न्यू जाइलम एंड न्यू फ्लोएम बनते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब कॉर्क बनना शुरू हो जाएगी साइडों पे और जाइलम और फ्लोएम बनना शुरू हो जाएंगे, इससे पौधे की चौड़ाई में इजाफा होगा। और चौड़ाई में अगर पौधे की इजाफा हो, लास्ट चैप्टर में बड़ी तफसील से पढ़ा था, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये ऑक्सिन की वजह से होता है। तो ऑक्सिन है कहाँ? टिप से, एपेक्स से थोड़ा पीछे होते हैं स्टेम के अंदर। तो ये आपने इसमें बताना है। उसके बाद रूट्स की अगर हम बात करें, जड़ों की अगर हम बात करें, रूट्स के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है जियोट्रॉपिज्म। ये भी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है कि जड़ें जो हैं वो ज़मीन की तरफ जाती हैं। अब सोचने वाली बात है कि जड़ें ज़मीन की तरफ क्यों जाएंगी, हालांकि जड़ों को तो पता ही नहीं होता, उनकी तो आंखें ही नहीं होती। तो इसके बाद के लिए भी जो है ये ऑक्सिन ही रिस्पॉन्सिबल है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये देखें, ये एक शूट है जो ज़मीन से बाहर है और ये रूट है, ये ज़मीन के अंदर है। अगर हम लोग जानबूझ के रूट्स को बाहर निकाल दें, जैसे मैंने यहाँ पे देखें ज़मीन से इसको बाहर निकाल दिया, अब होगा क्या? अब होता ये है, ये रूट्स है मैंने बाहर निकाल दी, अब रूट्स दोबारा ज़मीन में चली जाएंगी। अब ऐसा क्यों हुआ? होता ये है कि जो ऑक्सिन होता है ये हमेशा अवे फ्रॉम लाइट चला जाता है। ये लास्ट चैप्टर में हमने बड़ी तफसील से पढ़ा था, यानी रोशनी की ऑपोजिट साइड पे ज़्यादा चला जाता है। ये देखें, ये इस साइड पे आ गया और ऊपर बहुत थोड़ा। अब देखें आप लोग कि अब जड़ों के 2 हिस्से बन गए, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से में ऑक्सिन कम है, नीचे वाले हिस्से में ऑक्सिन ज़्यादा है। और हमने बताया था आपको कि जहाँ पे जड़ों के अंदर अगर ऑक्सिन की मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ ग्रोथ कम होती है, और जहाँ पे ऑक्सिन की मिकदार कम होती है वहाँ ग्रोथ, रूट के अंदर बात कर रहा हूँ, ज़्यादा होती है। तो लिहाजा इससे साबित ये होगा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ज़्यादा ग्रो करेगा, नीचे वाला हिस्सा जो है वो कम ग्रो करेगा। लिहाजा ये जो इसका एक हिस्सा है नीचे वाला, ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ कम है। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो लगातार ग्रो करता जाएगा और दोनों फिर एक ही पॉइंट पे आके कहाँ चले जाएंगे? ज़मीन के वापस अंदर चले जाएंगे। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। और यही वजह है कि हम रूट की ग्रोथ कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से बाय कटिंग एंड कैलिसिस। अब होता क्या है, जो फार्मर होते हैं, जो माली होते हैं, जो गार्डनर होते हैं, जब वो जड़ों की लंबाई में इजाफा करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, जड़ों की जो टिप्स हैं उनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, थोड़ा सा कटिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की मिकदार जड़ों में कम होगी तो उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बताना है। और कटिंग की वजह से ही जो है वो कैलस भी बन जाता है, और कैलस आपको पता है कि जो ज़ख़म होता है उसके भरने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। उसके बाद
बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इसमें, इसी सेगमेंट के अंदर, कि जो ऑक्सिन्स हैं, ऑक्सिन एक और काम भी अदा करते हैं, और वो ये है कि वो प्रमोट करते हैं, प्रमोट बड इनिशिएशन। बड इनिशिएशन, बड क्या होती है? बड एक आउटग्रोथ होती है जो स्टेम पे भी हो सकती है, रूट पे भी हो सकती है, और इन बर्ड्स में से, जैसे ये मैं शूट बना रहा हूँ, ये देखें, और यहाँ पे ये देखें, ये उभार हैं, ये देखें, इन उभारों को हम लोग कहते हैं बर्ड्स। अब बर्ड्स दो तरह की होती हैं, ये भी एक उभार है, इसको हम लोग कहते हैं एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड यानी एपिकल मैंने जो किनारे पे होती है, और इसको हम लोग कहते हैं लेटरल बर्ड्स। लेटरल बर्ड्स। और अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ऑक्सिन एपिकल से कहाँ होता है? नीचे, बिहाइंड द एपेक्स। और ये क्या करता है? ये एपिकल बर्ड के सेल्स को सेल डिवीजन पे मजबूर करता है, जिसकी वजह से ये जो स्टेम है, डिवाइड होते होते ये स्टेम कहाँ को जाना शुरू हो जाएगी? ऊपर को। लेटरल बर्ड से भी ऑक्सिन जो है फ्लोएम के ज़रिए नीचे भी पहुंच जाता है, और नीचे आने के बाद ये दाएं और बाएं ब्रांचेस कह लें, साइडों वाली ब्रांचेस कह लें, वो बनना शुरू हो जाती हैं लेटरल बर्ड से। लीफ भी बन सकते हैं इनसे। तो ये काम किसका है? ऑक्सिन का है। तो हमें समझ में ये आई कि ऑक्सिन दो काम कर रहा है, एक तो एपिकल बर्ड की जो है जो प्रमोट कर रहा है सेल डिवीजन को, और दूसरा लेटरल बर्ड्स की भी कर रहा है। ठीक है। और इस तरह ना सिर्फ प्लांट हाइट की तरफ जा रहा है, बल्कि साइडों की तरफ शाखें भी निकाल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, और वो ये कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, अगेन मैंने एक और प्लांट बना दिया बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का ही, इसकी भी मैंने लेटरल बर्ड्स बना दी, ये आप लोग देख लें। और इसके भी एपिक से पीछे क्या चीज़ मौजूद है? ऑक्सिन। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर एक और हार्मोन भी होता है, और इस हार्मोन को हम लोग कहते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। इस केस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। इस केस में ये होगा कि ऑक्सिन जो है वो क्या करेगा? ऑक्सिन प्लांट की ऊंचाई में इजाफा करेगा, और फ्लोएम के ज़रिए नीचे आके साइटोकाइनिन को ख़बरदार करेगा कि ख़बरदार कि तुमने लेटरल ब्रांचेस बनाई। अब यहाँ पे सोच लें, यहाँ पे ऑक्सिन जो है हाइट में इजाफा करने के लिए है, और साइटोकाइनिन जो है वो लेटरल ब्रांचेस करने के लिए होता है। लेकिन क्योंकि कमांडर इन चीफ, क्योंकि प्रेसिडेंट इसका कौन होता है? ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन का ही कहना माना जाता है। तो जब तक ऑक्सिन मौजूद है उस टाइम तक साइटोकाइनिन से लेटरल ब्रांचेस नहीं निकल सकती। ये दो केसेस बता दिए मैंने, एक ये वाला केस और एक ये वाला। अब इस केस के अंदर आपने बता देना है, इस केस में आपकी बुक कहती है कि ऑक्सिन्स क्या है? एंटागोनिस्टिक टू किसके? साइटोकाइनिन्स के। यहां पे ये उल्ट काम करेंगे, यानी ऑक्सिन हाइट करना चाहते हैं जबकि साइटोकाइनिन लेटरल बर्ड करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सिन जो है वो रोकेगा किसको? साइटोकाइनिन के काम को। और साइटोकाइनिन क्या करना चाहता है? लेटरल ब्रांचेस बनाना चाहता था, लेकिन वो उसको रोक देगा, यानी ये उसके दोनों के एंटागोनिस्टिक। और यहाँ पे क्या होगा? एंड इज इनहिबिटरी, एंड ऑक्सिन इज इनहिबिटरी हेयर। और यहाँ पे ये इनहिबिटरी का किरदार अदा करेगा, रोकने का। देखें यहाँ पे क्या कर रहा है? ऊंचाई में भी इजाफा कर रहा है लेटरल, लेकिन यहाँ पे दोनों आ गए। यहाँ पे सिर्फ ऊंचाई में इजाफा करेगा साइटोकाइन, इसको रोकेगा, लेटरल बर्ड्स को इनहिबिट करेगा, कभी तुमने ग्रो नहीं करना। तो ये आपने बताना है। नंबर 4 नेक्स्ट जो आ रहा है, ये क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है चैप्टर नंबर 18 के अंदर। ये उसके अंदर भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। एपिकल का मतलब किनारा, डोमिनेंस का मतलब गलबा। अब ये इसी से ही आपने आखज़ करना है कि एपिकल, यहाँ पे आपने ये बताना है कि ऑक्सिन जब तक मौजूद है
उसका गलबा रहेगा किसके ऊपर? साइटोकाइनिन के ऊपर, और ये साइटोकाइनिन को लेटरल ब्रांचेस बनाने नहीं देगा, तो लेटरल ब्रांचेस नहीं बनेंगी। इसका मतलब है गलबा किसका हुआ? ऑक्सिन का हुआ। तो इस फिनोमेना को क्या कहना है फिर हमने? इस फिनोमेना को कहना है हमने एपिकल डोमिनेंस। इसके अलावा ऑक्सिन जो है ये फ्रूट ग्रोथ में बहुत किरदार अदा करता है। आपको मालूम है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फ्लावर का एक पार्ट है सेक्सुअल पार्ट, फीमेल सेक्सुअल पार्ट जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ऑक्सिन जो है इस ओवरी को किस में कन्वर्ट कर देता है? फ्रूट में। ठीक है, तो ये अगर ऑक्सिन होगा तो ये ओवरी जो है ये किस में? फ्रूट भी इसी की वजह से ही बन रहा होता है, ऑक्सिन की वजह से, जो कि प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स मौजूद होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि इट इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन समझ लें इसको, एमसीक्यू समझ लें इसको। पार्थिनोकार्पी क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट यानी फ्रूट का बनना इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, in the absence of pollination and fertilization आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि फ्रूट कब बनता है? जब जो पोलन ग्रेन्स में से जो उसमें स्पम्स होते हैं वो इसके साथ एग के साथ जब मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तब जाके फ्रूट बनता है, और ये जो ओवरी है किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। ये तो हो गया नेचुरल। लेकिन अगर आप प्लांट के ऊपर ऑक्सिन का स्प्रे कर दें, उसके अंदर ऑक्सिन की मिकदार बढ़ा दें, तो क्या होगा? फ्रूट की जो है वो अपने आप बनना शुरू हो जाएगा, चाहे स्पम हो या ना हो, फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट का बन जाना ही वो क्या कहलाएगा? पार्थिनोकार्पी कहलाएगा। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि किस फल के अंदर पार्थिनोकार्पी हुई है और किस फल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फ्रूट बना है? तो सिंपल सी बात है कि जो फ्रूट के अंदर जो सीडलेस फ्रूट होगा, सीडलेस फ्रूट जिसके अंदर सीड नहीं होगा, वो समझ लें वो किससे बना हुआ है? पार्थिनोकार्पी से। और जिसमें सीड होता है, ठीक है, तो वो होता है फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए, यानी स्पर्म और एग के मिलने की वजह से। तो ये आपने इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता देना है। उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इसी टॉपिक को। इस टॉपिक के अंदर एक एक टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट होने वाली हैं। इसी वजह से पहला हार्मोन इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ बाद में भी आएंगी, तो वहाँ पे हम इसको इतनी डिटेल से आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या करता है? ये करता है डिले लीफ सेनेसेंस। ऑक्सिन क्या करता है? डिले करता है, डिले लीफ सेनेसेंस। सेनेसेंस कहते हैं एजिंग को, यानी आप ये समझ लें कि ये पत्ते को बूढ़ा होने से रोकता है, उसके बुढ़ापे को दूर करता है और कीप द लीफ फ्रेश एंड ग्रीन। ठीक है, अगर पौधे के अंदर ऑक्सिन है तो उसके लहलहाते ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन लीव्स उसके होंगे, और अगर ऑक्सिन कम हो जाएगा तो पत्ते पिलाहट का शिकार हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे। तो उनको फ्रेश रखना, तो ये डिले कर देता है, उसके बुढ़ापे को डिले करता है। उसके बाद ऑक्सिन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम, इनहिबिट एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब क्या हुआ? ड्रॉप, पत्तों का गिरना, फ्लावर्स का वक्त से पहले गिर जाना, फ्रूट का वक्त से पहले गिर जाना। ठीक है, तो ये तो बुरी बातें हैं। अगर फ्लावर गिर जाएगा तो फ्रूट कैसे बनेगा, और अगर फ्रूट प्री मैच्योर गिर जाएगा तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो लिहाजा अगर प्लांट के अंदर ऑक्सिन बैलेंस मिकदार में मौजूद है तो उसके पत्ते भी रहेंगे, उसके लीफ भी रहेंगे, उसके फ्लावर्स भी पौधे के साथ ही अटैच रहेंगे और वो इनहिबिट करेगा, उसके गिरने को उसको रोकेगा। तो ये चीज़ें इसके अंदर आपने बतानी हैं।
उसके बाद एक और इसी में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एंट्री टेस्ट, MCQ पेपर में यहाँ से भी आ जाता है, और वो ये इसकी जो है कमर्शियल एप्लीकेशन, इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन। अब कमर्शियल एप्लीकेशन तो अब हम ये बताने लगे हैं कि अब हम लोग इस ऑक्सीजन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गई वो बातें जो कि पौधे के अंदर नेचुरल पाई जाती हैं। अब हमने ये बताना है कि अगर हम इसको लेबॉर्ट्री में बना लें तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और इससे कैसे फ़ायदा उठाएंगे। पहली बात तो ये है कि वो ऑक्सीजन जो कि आप लेबॉर्ट्री में तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमें केमिकल्स का तो पता होता है, तो हम लेबॉर्ट्री में उसको तैयार कर लेते हैं। जब लेबॉर्ट्री में बन के आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस से मुराद ये है कि इसका हमें फ़ायदा क्या है। हम प्लांट से भी तो हासिल कर सकते थे, इसको लेबॉर्ट्री में ही क्यों बना लिया? पहली बात तो ये है कि ये आपको ऑब्टेन हो जाता है लार्ज क्वांटिटीज़ में, लार्ज क्वांटिटीज़ में। पौधे को आप, दरख्त को आप उसको में से निकाल लेंगे तो चंद ml आपको ऑक्सीजन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लीटर्स ऑफ लीटर्स खुद बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो लेबॉर्ट्री से यानी सिंथेटिक ऑक्सीजन जो बनाते हैं आप लोग, वो एक तो एक्टिव होता है और प्लांट के पास जो है एंजाइम मिसिंग होता है टू ब्रेक देम, टू ब्रेक देम। अब इससे क्या मुराद है? ब्रेक देम से क्या मुराद है? ब्रेक देम से मुराद ये है कि देखें, दुनिया के हर जिंदा चीज़ जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। जब आप बाहर से उसको ऑक्सीजन फेंकेंगे, उस पर स्प्रे करेंगे, तो ऑक्सीजन वो एंजाइम वो उसको रेजिस्ट करेगा। पौधा वो चाहेगा कि मैं क्यों एक्स्ट्रा काम करूं इसके लिए, तो वो कुछ एंजाइम फेंकेगा जो कि इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारी बॉडी में जब बैक्टीरिया आ जाता है तो हमारे वाइट ब्लड सेल उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस केस के अंदर इनके पास कोई भी एंजाइम नहीं होता। आप जब ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं तो एंजाइम जो है उनके पास होता नहीं है, तो वो ऑक्सीजन ने अपना काम करके दिखाना ही दिखाना है, लिहाजा वो अपना पूरा काम करके जाएगा। इसी वजह से ये एक्टिव रोल प्ले करता है, जो जिस मकसद के लिए आपने स्प्रे किया है वो ये काम करेगा ही करेगा। तो ये इसमें बता देना है। अब हमने देखना ये है कि वो कौन कौन से हमारे पास इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक जो हमारे पास इंडोल एसिटिक एसिड हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन्स जो कि हमने लेबॉर्ट्री में तैयार किए, और इधर हम लोग लिख देते हैं फंक्शंस। ठीक होगी बात? और ये हमने लाइन लगा दी। अब हम लोग यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो इसमें 2-3 है जी। सबसे पहले आप बता दें, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, NaA कहते हैं उसको, NaA। इसका पूरा नाम है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। दूसरा है इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। ये जो हैं ये क्या काम करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये है कि स्टीमुलेट फ्रूटिंग, स्टीमुलेट फ्रूटिंग, ये फ्रूटिंग करते हैं, फल लगाते हैं, फल को बड़ा करते हैं। नंबर 2, ये क्या करते हैं? फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग मैंने आपको अभी बताया कि ना तो जब आप इसका स्प्रे कर देंगे NaA का या इंडोल प्रोपियोनिक एसिड का, तो वो फल जो है या जो फ्लावर जो है वो कभी भी ज़मीन पे गिरने नहीं पाएगा, वो रिटेन रहेगा। रिटेंशन ऑफ द ओवरी ऑन द प्लांट, ठीक है, वही कहलाती है फ्रूट सेटिंग। तो जब फल भी पौधे के साथ लगा रहे और फ्लावर भी लगा रहे तो उसे फ्रूट सेटिंग बोलते हैं। तो ये इसका काम करेगा और फार्मर का
बहुत बड़ा लॉस होने से बचा लेगा। तीसरा काम क्या है, पार्थिनोकार्पी। और अभी मैंने आपको बताया कि फ्रूट का बनना इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन एंड इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पी। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और हार्मोन है हमारे पास सिंथेटिक, 2,4-D। इसका नाम पूरा क्या होगा, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। कुछ बच्चे पेपर में सिर्फ 2,4-D ही बनाने की कोशिश करते हैं, 2,4-D लिख दें बस, लेकिन नहीं, नंबर पूरा लेने के लिए ये पूरा नाम आपको याद करना पड़ेगा। इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये एक सिलेक्टिव वीड किलर है, सिलेक्टिव वीड किलर। अब वीड क्या होती है, वीड वैसे तो उर्दू में जड़ी बूटी को कहा जाता है, और जड़ी बूटी की डेफिनेशन क्या है, देखें ये जड़ी बूटी को मारता है, सिंपल सी बात ये है, लेकिन कैसे मारता है। जड़ी बूटी कहते हैं कि कोई भी ऐसा पौधा जो अपनी इनएप्रोप्रिएट प्लेस पे हो वो जड़ी बूटी है। मिसाल के तौर पे गंदम उगाने लगे हैं, गंदम में कोई और पौधा ग्रो हो जाता है, वो क्या इनएप्रोप्रिएट प्लेस पे, हमें नहीं चाहिए वहाँ पे, तो वो जड़ी बूटी कहलाएगा। चावल लगाने लगे हैं, चावल में कोई और पौधा ग्रो हो जाता है, तो वो क्या है, जड़ी बूटी है। तो ये एक सेलेक्टिव वीड किलर है। अब होता क्या है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये मारता है, सेलेक्टिव किल करता है किसको, ब्रॉड लीव्स को, ब्रॉड लीव्स वीड्स को मारता है, जिनको हम ब्रॉड लीव्स को हम लोग डाइकॉट्स भी कहते हैं। डाइकॉट्स सिर्फ इनको मारेगा, मोनोकॉट्स को ये नहीं मारता। इसका मतलब ये हुआ कि ये मार देगा किसको, ब्रॉड लीव्स को, डाइकॉट्स को, किसको नहीं मारेगा, मोनोकॉट्स को। तो हमारी क्रॉप कौन सी होनी चाहिए, हमारी क्रॉप होनी चाहिए मोनोकॉट। इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है किस में, इन सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब दानेदार फसलों में। मिसाल के तौर पे गंदम है, दिस इज वीट, गंदम है, चावल है, मकई है, कॉर्न है, ये तमाम की तमाम मोनोकॉट हैं। जब फार्मर इनको लगा लेगा, इनके अंदर कुदरती तौर पे चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां भी उगाती हैं, जो कि फार्मर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों, क्योंकि वो पानी देता है अपनी फसल को, पानी पी कौन जाता है, ब्रॉड लीफ। वो खाद डालता है अपनी फसल को, खा कौन जाता है, ब्रॉड लीफ। तो लिहाजा जब इस पर स्प्रे वो करेगा किसका, 2,4-D का, तो कौन सी चीज़ मरेगी, सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड लीफ मरेंगे, नैरो लीफ नहीं मरेंगे। तो लिहाजा ये क्या हुई, सेलेक्टिव वीड किलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने बताना है। उसके बाद ये इनहिबिट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो करती है, 2,4-D इनहिबिट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो। अब देखें आलू जो है ये हमें पूरा साल मिलता है, ठीक है, लेकिन पूरा साल ये ग्रो नहीं होता। तो सोचें कि ये हमें आलू कैसे मिल जाता है। हालांकि अगर हम घर में आलू को स्टोर करने की कोशिश करें तो वो तो ख़राब हो जाता है, उसमें से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, उसमें स्प्राउटिंग निकलना शुरू हो जाती है, तो वो तो ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, जब जैसे ही आलू की फसल आई उसको हम स्टोर में उसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं और उसके ऊपर 2,4-D का स्प्रे कर देते हैं। और इस तरीके से उसमें से स्प्राउटिंग नहीं होती और लिहाजा वो आलू जो है वो ख़राब नहीं होता। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, इसको स्प्रे करने से इस पर स्प्राउटिंग क्यों नहीं हुई। अभी बताया मैंने आपको कि क्योंकि पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, और अभी मैंने बताया कि जब आप लोग ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं तो वो लेटरल बड्स को प्रमोट होने से रोकता है। तो ऑक्सीजन जब स्प्रे कर देंगे तो लेटरल बड्स नहीं बनेंगी और वो पोटैटो ख़राब नहीं होगा। और आखिरी बात कि ये प्रिवेंट या इनहिबिट एब्सीशन, एब्सीशन यानी फल को, फ्रूट को, लीफ को ये वक़्त से पहले या फ्लावर को वक़्त से पहले गिरने नहीं देगा, जो कि अच्छी बात है। वरना क्या होता है, फ्लावर गिर जाता है, आधे फ्लावर्स गिर जाते हैं, फार्मर की आधी प्रोडक्शन कम हो गई। प्री मैच्योर, वक़्त से पहले फ्रूट नीचे गिर जाता है, फार्मर की मेहनत ज़ाया हो गई। तो अगर आप लोग इस पर स्प्रे कर देंगे ऑक्सीजन का तो वो प्री मैच्योर उसकी जो है वो ड्रॉप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने बता देना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे।
For more interesting videos, please stay connected with us. Thank you very much.